नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज से TV9 भारतवर्ष में शुरू हो रहा है एक बेहद नया शो। बता दें आपको, जिसका नाम है मिशन भारतवर्ष। ये केवल खबर नहीं है, उससे आगे बढ़कर एक मिशन है। मिशन भारतवर्ष देश और देशवासियों के प्रति हमारे उत्तरदायित्व का सबूत है। हम आम आदमी की दिक्कत देने वालों को खोजेंगे, उन्हें दुरुस्त करने के लिए देश और सरकार के सामने लाएंगे। हर हफ्ते एक नया मिशन होगा और निशाने पर होंगे वो जो भारतवासी और भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आज का जो मिशन है वो सेक्सटॉर्शन शब्द का अंग्रेजी है, लेकिन लोगों को हिंदी में समझ में आता है। बता दें आपको, सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप के जरिए आपकी जिंदगी को तबाह करने वाली ये चीज है। बता दें, मामूली से मनोरंजन के चक्कर में अच्छे इस सेक्सटॉर्शन का शिकार हो जाते हैं। इसमें इज्जत, पैसा, जीवन सब कुछ चला जाता है। स्मार्टफोन से होने वाली वीडियो चैट इस बर्बादी को जन्म देती है। वीडियो चैट के झांसे में अश्लील वीडियो बनाए जाते हैं और फिर उनके जरिए ब्लैकमेलिंग, पैसे की वसूली की जाती है। तो आज का मिशन क्या है और इस मिशन का मकसद क्या है? मिशन का मकसद है इस दिक्कत को दूर करना। इसके लिए हम अगले 2 घंटे तक आपको हैरान करने वाली, चौंकाने वाली जानकारी देंगे। एक्सपर्ट पैनल आपको समस्या से बचाने का रास्ता बताएगा। अगर कोई पीड़ित है तो वो क्या करे ये समझाएंगे और इस दिक्कत को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए ये आपको बताएंगे, ताकि आप सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर इसके खिलाफ मानसिक रूप से तैयार हो। हमारे साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व सिक्योरिटी संयोजक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजेश पंत होंगे। दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट के डीसीपी प्रशांत गौतम होंगे। महाराष्ट्र पुलिस साइबर सेल के डीसीपी बाल सिंह राजपूत होंगे। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार होंगे। ग्रेट ब्रिटेन सरकार के सलाहकार कनिष्क गौड़ होंगे। यूपी काडर के साइबर एक्सपर्ट आईपीएस शक्ति अवस्थी होंगे। साइबर कानून में इंडियन पुलिस को ट्रेनिंग देने वाली एनएस नप्पी नहीं होंगी। सेक्सटॉर्शन के पीड़ित परिवार के सदस्य होंगे। तो ये तमाम खास मेहमान हमारे साथ होंगे और अब मिशन भारतवर्ष की शुरुआत करते हैं सेक्सटॉर्शन के विकराल रूप के परिचय के साथ। हेलो, मैं प्रिया बोल रही हूँ। कैसे हो? आज नहीं आओगे? शाम को। बस एक फोन कॉल और जिंदगी वसूली के जाल का शिकार। देखो, मुझे 40 लाख रुपए चाहिए। मेरी बातों को मजाक मत समझना। मुझे 40 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगी। 9 जुलाई 2023 बच्चों को जहर देकर पति पत्नी का सुसाइड, लैपटॉप हैक कर वायरल किया अश्लील वीडियो। तेईस मार्च 2023 बेंगलुरु में छात्र ने की आत्महत्या। ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन रैकेट की ओर इशारा। बस एक आवाज आती है, जिंदगी डर, दहशत और डिप्रेशन से भर जाती है। समझ रहे हो ना तुम? मुझे 40 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगी। और इसके लिए मुझे बार बार कॉल ना करना पड़े। मुझे 40 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए। मेरी बातों को ना मजाक मत समझना। मुंबई पुलिस ने सेक्सटॉर्शन रैकेट के 5 सदस्यों को पकड़ा। अट्ठाईस मार्च 2023 राजस्थान में पुलिस ने सेक्सटॉर्शन गैंग का किया भंडाफोड़। उनके जाल में नेता भी फंसे, कारोबारी भी और फिल्म सितारे भी टारगेट। समझ रहे हो ना तुम? मुझे 40 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगी। और इसके लिए मुझे बार बार कॉल ना करना पड़े। मुझे 40 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए। मेरी बातों को ना मजाक मत समझना।
27 जुलाई 2023 केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को सेक्सटॉर्शन कॉल। हेलो, कैसी बातें करते हो? वही पहन कर आओ। 2 फरवरी 2022 राजस्थान के मंत्री को हनी ट्रैप करने वाले 3 गिरफ्तार। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को ब्लैकमेल करने वाले अरेस्ट। छब्बीस जुलाई 2023 कर्नाटक के बीजेपी सांसद सिद्धेश्वर ने दर्ज कराई सेक्सटॉर्शन के खिलाफ एफआईआर। जुलाई 2021 सेक्सटॉर्शन के शिकार 250 लोगों में से कई टीवी और फिल्म जगत के सेलिब्रिटी। हेलो, मैं प्रिया बोल रही हूँ। कैसे हो? आज मिलने आओगे? अनपढ़ धोखेबाज पढ़े लिखे लोगों का कर रहे हैं शिकार। जनवरी 2023 सेक्सटॉर्शन रैकेट ट्रैप में फंसा कोलकाता का डॉक्टर। 30 मार्च 2023 सेक्सटॉर्शन रैकेट का शिकार बना सीए, 40,000 रुपए के लिए ब्लैकमेलिंग। 8 दिसंबर 2021 कई लोगों से 1 करोड़ 2 लाख ठगने वाले सेक्सटॉर्शन रैकेट का मास्टरमाइंड अरेस्ट। सेक्सटॉर्शन गैंग के शिकार मुंबई के बिजनेसमैन ने गंवाए 8 लाख रुपए। शहर शहर सेक्सटॉर्शन का नेटवर्क, बुजुर्ग सॉफ्ट टारगेट। मेरी बातों को मजाक मत समझना। मुझे 40 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगी। 28 नवंबर 2022 75 वर्षीय रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर ने सेक्सटॉर्शन रैकेट के जाल में फंसकर 6 लाख रुपए गंवाए। मार्च 2023 वीडियो चैट के चक्कर में बुजुर्ग ने गंवाए 4.5 लाख रुपए। महामारी की तरह देश में फैलता सेक्सटॉर्शन का रोग। देखो, मुझे 40 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगी। TV9 का बड़ा अभियान, फिक्र आपकी, परवाह देश की। सेक्सटॉर्शन का हर किरदार बेनकाब, मिशन भारतवर्ष। तो आगे हम सेक्सटॉर्शन रैकेट पर कोई भी बड़ा खुलासा करें उससे पहले जानिए कि कैसे बड़े पैमाने पर सेक्सटॉर्शन का गंदा धंधा पैर पसार रहा है। डर्टी कॉल्स के जरिए समाज का सत्यानाश किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये बड़ा नेटवर्क कैसे फैला हुआ है। इसके सालाना कारोबार की बात करें तो ये $1 बिलियन का है। जानकारी बता रहे हैं आपको, रोज इसके 500 लोग शिकार हो रहे हैं। और इसके अलावा बता दें, जो ज्यादातर लोग शिकार हो रहे हैं वो शहरों के लोग हैं। इसके साथ ही साथ इसमें दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता के लोग ज्यादातर शामिल। मेवात इसका हॉटस्पॉट माना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए TV9 भारतवर्ष ने जुटाई है ताकि आप सावधान हो सके। तो ये वो तमाम शहर हैं जिसके ज्यादातर लोग इस रैकेट का शिकार हो रहे हैं, सेक्सटॉर्शन का शिकार हो रहे हैं। और इसका जो सालाना कारोबार कह ले तो वो है $1 बिलियन का। मिशन भारतवर्ष में सेक्सटॉर्शन पर बड़ा खुलासा। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में सेक्सटॉर्शन नेटवर्क मेवात से देश के अलग अलग हिस्सों में सेक्सटॉर्शन मेवात के गावड़ी गांव आसपास के इलाकों में इसका जो गैंग है, इसका जो नेटवर्क है वो एक्टिव है। तो ये बड़ी खबर भी आपको हम बता रहे हैं कि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों के लोगों को शिकार बनाया जाता है और मेवात से पूरे देश में सेक्सटॉर्शन को अंजाम दिया जा रहा है। TV9 भारतवर्ष के इस मिशन भारतवर्ष में सेक्सटॉर्शन पर बड़ा खुलासा भी हुआ। तो हमारा ये जो स्टिंग ऑपरेशन है इसमें कई और बड़े खुलासे आगे होने हैं। और इस दौरान हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि #NoMoreDirtyCalls पर आप जाएं और आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं।
सेक्सटॉर्शन यानी साइबर ठगों का बुना एक ऐसा मायावी जाल जिसमें फंसने वाला या तो कंगाल ही हो जाता है या जिंदगी से हाथ धो बैठता है। सुनने में ये भले किसी सामान्य समस्या की तरह लगे, मगर ये कितनी बड़ी महामारी बन चुकी है। सेक्सटॉर्शन का ये इच्छाधारी शैतान कैसे हमारे आपके घरों में घुस चुका है, ये समझने के लिए आपको एमपी के भूपेंद्र की कहानी जाननी चाहिए। ये कहानी न सिर्फ आपको आगाह करने वाली है, बल्कि सेक्सटॉर्शन से आपकी जिंदगी पर पड़ने वाले खतरनाक असर को भी दिखाती है। हेलो, मैं प्रिया बोल रही हूँ। कैसे हो? मध्य प्रदेश के भोपाल में 4 लोगों का हंसता खेलता परिवार। 38 साल के भूपेंद्र विश्वकर्मा, 35 साल की उनकी पत्नी ऋतु और 2 बेटे, 3 साल का ऋतुराज और 9 साल का ऋषिराज। सभी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, मगर अब भूपेंद्र और उसका परिवार इस दुनिया में नहीं है। यह आखिरी सेल्फी सुसाइड से पहले वाली रात यानी 12 जुलाई 2023 की। भूपेंद्र ने पहले अपने दोनों बेटों को जहर देकर मारा, फिर पत्नी के साथ खुद भी फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी, क्योंकि भूपेंद्र एक लोन ऐप के चक्कर में फंस चुके थे। आप चौंक रहे होंगे, लोन ऐप से सेक्सटॉर्शन का क्या रिश्ता है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन सेक्सटॉर्शन का काला सच जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुसाइड नोट के मुताबिक भूपेंद्र एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे। नौकरी जाने के बाद कोलंबिया बेस्ड कंपनी में ऑनलाइन जॉब की। ऑनलाइन जॉब कंपनी में नौकरी के लिए निवेश करवाया। जॉब के नाम पर भूपेंद्र बार बार पैसे देता रहा। निवेश से कमाई के लिए कंपनी ने निवेश लोन दिए। टाइम पर लोन न चुका पाने पर कर्ज बढ़ता गया। कर्ज वसूली के लिए कंपनी का टॉर्चर बढ़ता गया। कंपनी भूपेंद्र के फोन से सारे परमिशन ले चुकी थी। मिरर एप्लीकेशन से भूपेंद्र के फोन, लैपटॉप हैक कर लिए गए। हैकिंग करके भूपेंद्र के फोटो, वीडियो चुराए गए। मॉर्फिंग से भूपेंद्र की अश्लील तस्वीरें बनाई गई। पैसा न लौटाने पर अश्लील तस्वीर से ब्लैकमेल शुरू हो गया। अश्लील तस्वीरें वायरल कर दी गई। तंग आकर भूपेंद्र ने परिवार सहित जान दे दी। मैं बता रही हूँ, मुझे इसके लिए बार बार कॉल न करना पड़े। ये सिर्फ भूपेंद्र की कहानी नहीं है। भारत में रोज लगभग 500 लोग अलग अलग तरीकों से सेक्सटॉर्शन या सेक्स फिरौती का शिकार हो रहे हैं। लिहाजा समाज के इस शैतान के खिलाफ TV9 ने बड़ी मुहिम छेड़ी है। इस मुहिम के तहत सेक्सटॉर्शन रैकेट की जड़ तलाशते हम राजस्थान में भरतपुर के गावड़ी गांव पहुंचे। यहाँ खुलेआम सेक्सटॉर्शन की फैक्ट्री चलती है। हाँ, उसमें कहते हैं अपन कोड डाउनलोड कर लेते हैं। उसमें फ्रॉड नंबर की सिम होती है अपनी, और इधर धूप बहुत लग रही है। कोई फ्रॉड नंबर की अपने पास सिम होती है। अब ऐसे वो अकाउंट अपन उसमें डाल लेते हैं। उसमें क्या जी, फौजी की कोई भी आईडी, मतलब राजवीर है तो राजवीर का पूरा डॉक्यूमेंट रहेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंटीन कार्ड, ऑनलाइन बन जो भी है अपन उसके नाम से। तो ये मतलब क्या करेंगे, फर्जी बना दोगे? वो सारा फर्जी होता है। वो अच्छा, वो फर्जी ही सारा होता है। हाँ, लेकिन क्या कि उसमें प्रूफ जो होता है ना, वो पूरा एक नंबर होता है। आपकी नजर में तो मैं मानो राजवीर हूँ, तो फौजी का प्रूफ कैसे मिल जाएगा? लेकिन मेरा नाम वकील है और मैं आईडी चल रहा हूँ राजवीर की, तो राजवीर का प्रूफ डालना। ये मामूली डिजिटल डकैती नहीं है। यहाँ से उठाया गया डेटा सेक्सटॉर्शन की पहली जरूरत होती है। इस डेटा से सेक्स फिरौती के शिकार की इंटरनेट पर तलाश होती है और फिर उसको धीरे धीरे तरह तरह के बहानों से जाल में फंसाया जाता है। ये प्रूफ कैसे मिल पक्का देंगे? आर्मी वाले का मिल जाता है। कौन देता है ये? आर्मी वाले से बात कर लो। आर्मी वाले करते नहीं काम तो भाई, और वाले भी देते हैं। तो आर्मी वाले करने करते काम। मतलब आप जम्मू में आपकी जॉब लगी हुई है, आदमी हो, आप विरोध करते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपकी जॉब लग जाती है महाराष्ट्र में,
और आपके पास में जम्मू की बाइक है तो अपन उसको क्या करते हैं, आप उसको सेल कर देते हैं। नहीं, आप आदमी को पक्के हो, मैं तो खरीद रहा हूँ, मैं आपसे क्या बोलूँगा, सर आप अपने पहले पूरे डॉक्यूमेंट डालो। आप डालोगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी वगैरह, कैंटीन कार्ड वगैरह जो भी आप तो पूरा प्रूफ अपने के लिए डालोगे, ठीक है। आपका प्रूफ अपने पास आ गया, अपन आपसे बाइक खरीदे चाहे ना खरीदे, उससे आपको मतलब नहीं। आपको ये थोड़ी ना पता कि भाई ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, किसी और को काटेगा, ये आप लोगों को पता नहीं पता। लेकिन अपन कहीं करते हैं, उन्हीं डॉक्यूमेंट से अपनी आईडी बना लेते हैं और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में अपन बाइक सेल कर देते हैं। ओके, ये है पूरा मामला। हाँ, फिर अपन क्या करेंगे, अपन अपना मतलब अपन तुम्हारा ही डॉक्यूमेंट डालेंगे दूसरे बंदे के लिए। इस तरह से जानकारी इकट्ठा होती है और आपको पता भी नहीं चलता है, और फिर उसके आधार पर सामान बेचने खरीदने वाली वेबसाइट की आड़, लोन देने के नाम पर ऑनलाइन जॉब की आड़, सोशल साइट्स पर ट्रेंड बनाकर, फर्जी वेबकैम शो के जरिए इंटरनेट लिंक से वायरस भेजकर आपका कंप्यूटर हैक करके अश्लील तस्वीरों को वायरल कराने का डर दिखाकर सेक्सटॉर्शन शुरू हो जाता है। हेलो, बड़ा सवाल ये है कि आखिर तेजी से पनप रहे इन जालसाजों को लेकर सरकार, साइबर सेल और पुलिस क्या कर रही है? क्या देश में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो निश्चित करे कि फर्जी जॉब एप्स न बने, लोन के एप्स की निगरानी हो, सोशल मीडिया कंपनी अपने प्लेटफॉर्म्स को लूट मुक्त रखने की गारंटी दे, ऐप को मिलने वाली परमिशन का गलत इस्तेमाल न हो, एप्स फोन की हर सूचना तक न पहुंच सके। हमारी मांग है कि देश में एप्स और इंटरनेट एप्लीकेशन की तानाशाही पर रोक लगाने के लिए मॉनिटरिंग के लिए सरकारी कानूनी अथॉरिटी बननी चाहिए। तो मिशन भारतवर्ष में ये खास मुहिम टीवी 9 भारतवर्ष की लगातार जारी है, जिसके जरिए हमारी कोशिश है कि सेक्सटॉर्शन के इस जाल में आप बिल्कुल ना फंसे, और अगर आपका कोई अपना फंसा है तो उससे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना और #NoMoreDirtyTalks इस हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच हमारे साथ पीड़ित परिवार जुड़ चुका है, जिनकी कहानी अभी आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे थे। भोपाल के भूपेंद्र, जिनके पूरे परिवार ने भुक्तभोगी है, जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, उनका परिवार हमारे साथ बना हुआ है। मैं आपका रुख करना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार हुआ क्या था। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आप बताएंगे कि किस तरीके से आपके परिवार सुनाई दे रहा है। जी, आपका परिवार ये सेक्सटॉर्शन के इस जाल में आखिरकार कैसे फंसा और क्या कुछ हुआ? फंसने का तो मेरे को नहीं मालूम, इतना बताया था कि पार्ट टाइम के काम करने के उम्र लालच में किया है। यह 13 तारीख को सुसाइड का जो दिया है तो वह हत्या है, आत्महत्या नहीं किया, हत्या किया है। हम CBI जांच के वो करते हैं कि CBI जांच किया जावे, सख्त से सख्त कार्रवाई की जावे। जब इस तरीके से ये आज तक परेशान हुए और मेरे आपको को पता कोई चला कि जी कि ये फंस गए हैं इस तरीके की किसी सेक्सटॉर्शन के जाल में, तो क्या पुलिस का रुख नहीं किया गया, या पुलिस का रुख किया गया तो क्या मदद नहीं मिली? गया थे रिपोर्ट करने, लड़का तो रिपोर्टें नहीं लिखे पुलिस वाले, वापिस आ गए। वह आने के बाद वह यह रात में किया। अब हमारा यह कहना है कि भाई कोई अपने बच्चे को जहर देगा, ये आत्महत्या की नहीं किया बल्कि हत्या की गई। एक CBI जांच करके निराकरण किया जावे।
मतलब आपका कहना है कि आत्महत्या नहीं की गई है, हत्या का ये पूरा मामला है और आप कह रहे हैं सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये पीड़ित परिवार है जिनका क्या कहना है ये हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ अशोक कुमार जी जुड़ गए हैं जो कि डीजीपी हैं उत्तराखंड के। सर बहुत बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। और आज मिशन भारतवर्ष में हम पहले एपिसोड में बात कर रहे हैं सेक्सटॉर्शन की। सर ये बहुत बड़ा जाल है जिसमें कई लोग आए दिन फंस रहे हैं और हम ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कई सारे कानून हैं जिसके तहत लोगों को सजा मिल रही है, लेकिन क्या ये कानून उतने मजबूत नहीं है कि सेक्सटॉर्शन का जो जाल है उसमें अभी भी लोग फंसते जा रहे हैं? जी देखिए, कानून तो ठीक है पर लोग बाग जो है ना रिपोर्ट कम करते हैं, डरते हैं, ब्लैकमेल हो जाते हैं, जबकि उनको ब्लैकमेल होने से बचना चाहिए। क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल है जो इसके पीछे है सेक्सटॉर्शन के, उसका पर्पज आपकी वीडियो वायरल करना नहीं है बल्कि आपसे पैसा ऐंठना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इनके जाल में नहीं फंसना है, इनसे ब्लैकमेल नहीं होना है और केस को इमीडिएट पुलिस को रिपोर्ट करना है, तो ये रास्ते पर आ जाएंगे। अशोक जी, लेकिन ये तो सेक्सटॉर्शन का जो पूरा धंधा चला रहे हैं उन्हें पता होता है कि कानून व्यवस्था है, लॉज है, पुलिस है, पकड़ में आ जाएंगे। उसके बावजूद उनका पूरा इकोसिस्टम किस तरीके से बढ़ रहा है, फल फूल रहा है? देखिए, मैं तो अपनी किताब है मेरी जो आई है साइबर एनकाउंटर्स करके, उसमें भी मैंने बताया है ये कुछ पॉकेट्स देश में हो गई हैं, जामताड़ा हो, मेवात हो, और ये सब जो है साइबर क्राइम में बहुत ही इसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया, हजारों नहीं लाखों की संख्या में। 2022 में साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स देश भर में 10 लाख से ज्यादा थी। तो ये क्योंकि वॉल्यूम इतनी ज्यादा है तो इसलिए एक प्रकार से मतलब हमारे लिए भी एक चुनौती है पुलिस के लिए कि इस वॉल्यूम से कैसे पार पाए। इसके बावजूद जो सेक्सटॉर्शन क्राइम है, इस तरह के जो सेक्सुअल उससे स्टॉकिंग है लेडीज का, उस सब को तो हम लोग बहुत सेंसिटिवली लेते हैं और इमीडिएटली वर्कआउट करने की कोशिश करती है पुलिस। तो मेरे विचार से मैं तो यही सॉल्यूशन बताऊंगा कि इमीडिएटली पुलिस को अप्रोच करना चाहिए और इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए TV9 भारतवर्ष पर और अपनी बात रखने के लिए। तो अशोक कुमार जी को सुन रहे थे जो कि उत्तराखंड के डीजीपी हैं और वो कह रहे थे कि लोगों को डरना नहीं चाहिए, बल्कि अगर इस तरीके के किसी जाल में वो फंसते हैं तो पुलिस के पास जाएं और कंप्लेंट जरूर दर्ज कराएं। सेक्सटॉर्शन नेटवर्क पर बहुत बड़ा खुलासा इस बीच आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। राजस्थान में भरतपुर के गावड़ी गांव में ई मित्र रैकेट का बड़ा हिस्सा सेक्सटॉर्शन गैंग को ATM सुविधा दे रहे हैं ई मित्र। इस बात का बड़ा खुलासा हमारे इस ऑपरेशन में हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। राजस्थान में भरतपुर के गावड़ी गांव में ई मित्र रैकेट का बड़ा हिस्सा। सेक्सटॉर्शन के गुनाह में ब्लैकमेलिंग होती है, पैसा लिया जाता है, पैसा इंटरनेट के जरिए इधर से उधर चुपचाप पहुंच जाता है, जबकि इंटरनेट बैंकिंग में पैसे की एग्जिट और एंट्री बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, यानी आपको पता चलता है कि पैसा किस अकाउंट से निकला और किस अकाउंट में पहुंच गया। फिर भी ब्लैकमेलर बिना डरे पैसे वसूलता है। सवाल उठता है कि पुलिस इन्हें फौरन क्यों नहीं पकड़ लेती है? शिकायत होते ही बैंक इनके अकाउंट फ्रीज क्यों नहीं कर देती है? ये पैसा अकाउंट से कैसे निकलता है? कौन बैंक नकद निकासी करवाते हैं? अकाउंट किसके होते हैं? इसका कौन क्या इस्तेमाल करता है? सवाल यह भी है कि जिनके पास सेक्सटॉर्शन कॉल आते हैं उनकी जानकारी सेक्स फिरौती गैंग के पास कैसे पहुंच जाती है? मतलब कोई खास आदमी ही सेक्सटॉर्शन में फंसेगा, पैसा देगा और उसका फोन नंबर क्या होगा ये कैसे पता चलता है? ब्लैकमेलर के पास हजारों की तादाद में फोन और सिम कार्ड कैसे आ जाते हैं? सारे सवालों का जवाब आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में मिल जाएगा। सेक्सटॉर्शन रैकेट के कैरेक्टर, सपोर्ट सिस्टम, ई मित्र संचालन, संरक्षण देने वाले ग्रामीण। सेक्सटॉर्शन नेटवर्क के ये वो नटवरलाल हैं जिनको आज हम अपनी एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन में एक्सपोज करेंगे। दिन के उजाले में इनके काले कारनामे आपको दिखाएंगे। ये वो चेहरे हैं जो कईयों को कंगाल बना चुके हैं। सेक्सटॉर्शन के इन किरदारों को एक्सपोज करने
TV9 की स्पेशल टीम दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर राजस्थान में भरतपुर के गावड़ी गांव पहुंची, जो मेवात के इलाके का हिस्सा है। ये गांव तो सिर्फ नाम का था। इस बात को साबित करते कई सबूत हमें दिखे। पहला सबूत, गांव में बड़े और पक्के घर। सड़क नहीं, लेकिन महंगी गाड़ी। तीसरा सबूत, एक गांव में 4-4 एटीएम। चौथा सबूत, एटीएम पर लंबी कतार। ये तस्वीरें चीख कर गावड़ी गांव की डर्टी बिजनेस की गवाही दे रही थी। गांव के हिसाब से तो यार मकान अल्लाह के रहम से बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, हैं? बहुत अच्छे मकान हैं। इससे एक अगला गांव है, वो हमारा गांव, उस गांव में देखना मकान कुंदन अच्छा का मकान है, बेहतरीन मकान सब 50-50 लाख रुपए लगे हुए हैं। हाँ, गांव में काफी सुखी संपन्न गांव है भाई, माशाल्लाह। हर घर में मुझे लग रहा है कि गाड़ियां हैं, लगभग मिलेगी गाड़ियां हर घर में है। दो भी है, किसी के पास दो भी है। सबसे ज्यादा जिस बात ने हमें हैरान किया वो ये कि एक ग्रामीण इलाके में कदम कदम पर एटीएम क्यों है? एटीएम पर लंबी लंबी कतारें क्यों? इसी सवाल के साथ हम गांव में चल रही एक ई मित्र की दुकान पर गए। ई मित्र यानी राजस्थान सरकार का डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म। इसका मकसद सरकारी सेवाओं, योजनाओं से जुड़ने में लोगों की मदद करना है, मगर हमारी तफ्तीश में ई मित्र संचालकों के गंदे धंधे का कोड डिकोड हो गया। ट्रांजेक्शन हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पर अच्छा पहले हिसाब से लगा हुआ था ना, बंद हो गया, वो लोग बंद हो गया। उसका बिला का लोकेशन था, वो बंद हो गया। लोकेशन से कहा होटल में भैया उसी लोकेशन में यहाँ चला रहे हैं, उसकी वजह से बंद हो इनका जैसा 2-1 लाख रुपये निकले, 2-1 लाख बस। 2 लाख रुपया गाँव के हिसाब से तो बहुत है यार। गाँव में अच्छे लोग तो एक ट्रांजेक्शन कितना बताया? ₹11 आता है एक ट्रांजेक्शन में। नंबर 1 का पैसा निकाले है ना, नंबर 1 फ्री सेवा, नंबर 2 नंबर की कस्टमर है 1% और नंबर 2 के 1% लेता है। 1%। एक बार कितना निकल जाता है? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। 1% हो गया 100 रुपया। अरे तभी वो आपने 100 रुपये देखेगा, 100 रुपये देख गया वो अपना आप भेजो। 2 नंबर के कार्ड रहता है वो, ये मतलब 2 नंबर कार्ड का मतलब 2 नंबर का मतलब जी हाँ, तो दूसरे नाम से होता है कार्ड है, उसके उसमें क्या पकड़ लेता है ना, सब ऐसे तो सबको करता है। 2 नंबर अपना आप आ जाता है इस गांव के, और तो हर आदमी को जानते हैं हम। अच्छा, ये 2 नंबर काम करते हैं, नंबर 1 करता है। गावड़ी गांव में सेक्सटॉर्शन रैकेट के सपोर्ट सिस्टम बने ई मित्र संचालकों को सब पता है कौन ब्लैक कौन व्हाइट मनी निकाल रहा है, मगर कमीशन का ताला मुंह पर लगा है। अब हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस गांव में रोज कितना पैसा निकाला जाता है। डेली का कितना डेली 5 लाख रुपए का छोटे गाँव में गाँव ही है ना भाई, तो गाँव में भी 5-6 लाख का ट्रांजेक्शन ठीक है।
1 करोड़ रुपए दे देंगे पंजाब नेशनल से। अच्छा कमीशन है क्या आपके? ये अलग से कैसे मतलब तो बताइए ना आप लोग को ATM सोच रहा हूँ भाई थोड़ा खोल के पैसा निकालना रहना है और हमें पैसा निकालवाना रहना है। अभी हमने यहाँ पर पहले भी पैसा 1000 खाली है तो फिर ये लोन तो नहीं है या वैसे अंदर फिक्स कर रखा हूँ हम तुमको देते रहेंगे। जालसाजी से आई काली कमाई में से ई-मित्र सेंटर संचालक अच्छी खासी रकम लेते हैं, जरा समझिए। मान लीजिए रोज 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ई-मित्र संचालक न्यूनतम 1% कमीशन भी लेते हैं, तो 1 करोड़ का 1% यानी 1 लाख रुपए रोज का, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी कमाने का सपना ही देखते रहे। सेक्सटॉर्शन का पैसा कैसे निकाला जाता है ये तो आप समझ गए, लेकिन अब हम आपको बताते हैं सेक्सटॉर्शन करने वालों के बैंक अकाउंट का पता होने पर भी उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं। खुलवाने चला गया, अनपढ़ आदमी चला गया, मुझे क्या लगता है हमारा काम हो जाता। तो अकाउंट खुल गया अंगूठे से, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स लग गया। ई-मित्र वाले बोल दिया आप अंगूठा सही नहीं आया, आपको दोबारा से लगाना पड़ेगा। दो अकाउंट हो जाते, 2 अकाउंट खुल जाते फेक, मतलब बंदे को एक ही अकाउंट मिला। अब सेक्सटॉर्शन रैकेट से ई-मित्र सेंटर्स की साठगांठ समझिए। गांवड़ी गांव में सेक्सटॉर्शन का खेल, वसूली के पैसे फर्जी खातों में आते हैं, फर्जी खातों से पैसे निकलवाते हैं ई-मित्र। ई-मित्र को सब पता है कौन सही कौन गलत। ई-मित्र संचालकों की कमीशन से मोटी कमाई, सेक्सटॉर्शन रैकेट को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ई-मित्र संचालक। लेकिन अपने पास में आपका ATM कार्ड और वो आपका नंबर से सिम जो अकाउंट में जुड़ी होती है वो अपने को मिल जाती है। अच्छा वो दोनों दे देते हैं? दोनों मिल जाती है, सिम मिलती है और अकाउंट भी मिलता है। मतलब ATM कार्ड भी? ATM कार्ड मिलता है, पासबुक मिलती है, सारा मिलती है। ये सिम नंबर जुड़ा हुआ उस अकाउंट से जुड़ा हुआ था ना, वो अपने को मिल जाता है। सिम कैसे मिल जाता है? वो दोनों साथ में मिलता है। अब हमें समझ में आ चुका था कि इस गांव में इतनी संपन्नता कैसे है, बड़े बड़े मकान कैसे बने हैं, गाड़ियां कहां से आई हैं। घर पर आए मेहमान को 10 रुपए की चाय की जगह 100 रुपए वाली एनर्जी ड्रिंक क्यों ऑफर की जाती है। मगर अभी कई और खुलासे गावड़ी गांव को लेकर होने बाकी है, कई और किरदार बेनकाब होने बाकी है। मिशन भारतवर्ष, संवाददाता उमेश पाटिल और फारूक नवाजी की रिपोर्ट। सेक्स फिरौती से इंडिया को बचाओ, TV9 की पड़ताल। तो मिशन भारतवर्ष में आपने ये खास रिपोर्ट देखी जिसपे आप समझ गए कि सेक्सटॉर्शन का ये गोरख धंधा कितना ट्रांसपेरेंट है, कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, वो भी डरा धमकाकर। और इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में भी मेरे साथ 2 बेहद खास मेहमान हैं। बता दूं हमारे साथ NS नप्पी नप्पई मैम मौजूद हैं जो कि साइबर कानून में इंडियन पुलिस को ट्रेनिंग दे चुकी हैं। साथ ही साथ मेरे साथ कनिष्क गौड़ मौजूद है जो कि ग्रेट ब्रिटेन सरकार के सलाहकार है। कनिष्क, पहला सवाल मेरा आपसे है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किस तरीके से लोगों को डरा धमकाकर बहुत आसानी से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन कानून के लंबे हाथों से फिर भी ये लोग दूर हैं। ऐसा क्यों, कैसे? देखिए, ये जो पूरा जाल है ये ऐसी रिमोट जगहों पे होता है जहाँ पे पुलिस के लिए पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ पर जो लोकल MLA हैं उनकी मिली भगत होती है। तो अगर पुलिस इनके पास जाना भी चाहे तो इनको पहले से सूचना मिल जाती है कि पुलिस आने वाली है, और कुछ टाइम के लिए ये गायब हो जाते हैं, अपना गोरख धंधा बंद कर देते हैं। दूसरी बात समझने की होगी कि ये ज़्यादातर जो ये कार्य करते हैं दूसरे स्टेट में करते हैं। तो जब आपने जाके साइबर क्राइम की कंप्लेंट रजिस्टर करी तो उस स्टेट की पुलिस को इस क्षेत्र में जाना पड़ेगा। अब जब पुलिस को जाना पड़ेगा तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसमें ये रहता है कि इनके इन्फॉर्मर्स कई बार लोकल पुलिस के साथ मिले हुए होते हैं, और इनको ये सूचना पहले ही पता लग जाती है कि किसी और स्टेट की पुलिस आने वाली है, तो ये उससे पहले वहाँ से चले जाएंगे या वहाँ से अपना पूरा गोरख धंधा बंद कर देंगे। उसकी वजह से ये लोग बच पा रहे हैं। और ये जो गांव हैं ये ऐसी जगह पे बसे हुए हैं जहाँ पे पहुँचना
बहुत आसान नहीं है। काफ़ी दूर क्षेत्र है जहाँ पे ये कार्य हो रहा है, और मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं यहाँ पे जिन लोगों को, हमारे देश के प्रतिनिधियों को इसको बंद करवाना चाहिए, उनकी मिली भगत है। तो ये एक पूरा बहुत बड़ा जाल है जो करीबन 200, 250, 300 करोड़ से भी ऊपर है। आपने 100 करोड़ दिखाया, मेरा मानना है कम से कम 200, 250, 300 करोड़ से ऊपर की जालसाजी यहाँ चल रही है। और कई जगह तो ऐसी है जहाँ पे पुलिस खुद भी जाने से डरती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके ऊपर काउंटर अटैक हो जाएगा। इसलिए इसके पीछे लार्जर फोर्स को लगाने की ज़रूरत है ताकि इन सबको पकड़ा जा सके। और ये जो क्षेत्र है, मेवात है, नूह है, ये एक अड्डा बन चुके हैं भारत देश में, जहाँ से ये रैकेट चलाया जा रहा है। ठीक है नापी नहीं मैम, यहाँ पर सवाल इस बात का भी है कि लीगल एड क्या ऑप्शन है उन लोगों के जो इस जाल में फंस चुके हैं। इसके अलावा मैं आपसे जब इससे पहले बात कर रही थी तो आपने कहा कि जरूरी नहीं है कि इसमें वही लोग फंस रहे हैं जो कुछ गलत तरीके की वेबसाइट्स पर जाते ही हों, या मतलब देयर इज अ मिथ टू इट, ये भी क्लियर कीजिएगा दर्शकों के। ये जो सेक्सटॉर्शन का चल रहा है ये तो नया नहीं है, पहले से ही ये बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। शुरुआत में ऐसे हो रहा था जब चैटिंग में आप जाएंगे ऑनलाइन में, वो चैटिंग के ज़रिए लोग तो फंस रहे थे। एक केस था बॉम्बे पुलिस के पास जो आए थे, दुबई से विक्टिम था, वो एक लेडी से चैटिंग कर रहे थे, तो उसके बाद उनके वो लेडी का फ्रेंड बोलकर कोई और उनसे कांटेक्ट किए थे और ये बोल दिया कि आपने तो उनको तो इतना प्रॉमिस सब दिए थे, ऐसे जैसे आप तो डिवोर्स ले रहे वाले हैं और इनको तो शादी करने वाले हैं, और फिर आपने शादी नहीं किया। तो वो लेडी ने अभी सुसाइड कर लिया और बॉम्बे पुलिस ने आपके ऊपर एक केस दर्ज कर दिया। उसके बाद वो तो ऐसे सब बहाना बना के 1-2 लाख नहीं 90 लाख वो दुबई आदमी से पैसा ले लिया। उसके बाद वो दुबई वाला ने बोल दिया कि मेरे पास इससे ज़्यादा पैसा नहीं है, और अपने आप आके वो बॉम्बे पुलिस में सरेंडर किया। और फिर पता चला ऐसे कुछ केस भी नहीं है, ऐसे कुछ लड़की भी नहीं है, और ऐसे कोई दोस्त भी नहीं है। एक आदमी जो गुजरात में थे और बहुत अच्छा कंपनी में काम कर रहा था, उन्होंने ऐसे एक एक्सटॉर्शन का शुरू करना डिसाइड कर लिया। तो शुरुआत में जो चैटिंग आप शेयर कर रहे थे उसको रख के एक्सटॉर्शन कर रहे थे। ठीक है। अभी जो वीडियो आप बना रहे हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, आप तो एक पति पत्नी का भी रिलेशनशिप में, और आप लोग तो थोड़ा एडवेंचरस हो रहे हैं क्योंकि हाथ में आपके कैमरा का मोबाइल में ही है, तो आप डिसाइड कर लिया आपका रिलेशनशिप का थोड़ा मोमेंट्स कैप्चर करना चाहते हैं। उसके बाद जब रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं तब तो ये सब गलत इस्तेमाल होता है। जी, आज बात कर रहे हैं सेक्सटॉर्शन के उस जाल की जिसमें कई सारे लोगों को फंसाया जा चुका है और कई सारे लोग जिन्हें फंसने से बचाने की मुहिम हमने छेड़ी हुई है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, उनसे आपका इंट्रोडक्शन हम करा देते हैं। बता दें हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजेश पंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा पूर्व साइबर सिक्योरिटी संयोजक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के। साथ ही साथ हमारे साथ बाल सिंह राजपूत जी जुड़ चुके हैं, डीसीपी साइबर सेल के, महाराष्ट्र पुलिस के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा NS नपीनई, साइबर कानून में पुलिस एंड रेलवे की सलाहकार, फाउंडर cybersathi.org, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो एक एक कर आप सभी मेहमानों का मैं रुख करूंगी। कनिष्क गौड़ को भी आप देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जो कि ग्रेट ब्रिटेन सरकार के सलाहकार है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, फाउंडर इंडिया फ्यूचर फाउंडेशन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शक्ति अवस्थी सर यूपी कैडर के IPS है, साइबर एक्सपर्ट है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आगे बढ़े इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का मैं रुख करने जा रही हूँ। TV9 का मिशन भारतवर्ष लगातार जारी है। इस मिशन के तहत हमारी पड़ताल के इस हिस्से में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सेक्सटॉर्शन रैकेट के सदस्य ने TV9 के कैमरे पर खुलासा किया है। तो बता दें सोशल साइट से दोस्ती का शिकार बनाते हैं, ये बड़ा खुलासा किया गया है। सोशल साइट के जरिए ये ठग दोस्ती करते हैं और वहीं से शिकार को फंसाकर उसे कंगाल बनाने का सिलसिला शुरू होता है। TV9 के कैमरे पर सेक्सटॉर्शन रैकेट के सदस्य का खुलासा हुआ है।
तो सबसे पहले मैं शक्ति सर आपका रुख करना चाहूंगी और सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि ये छोटी मोटी समस्या नहीं है सर, इस वक्त शायद सबसे बड़ी समस्या है और कई सारे ऐसे लोग इसका शिकार बन रहे हैं जिन्हें शायद इल्म भी नहीं होता है कि उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इससे बचा कैसे जाए, ये सबसे बड़ा सवाल। इसमें बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस। लोगों को पता हो कि किस तरह के साइबर फ्रॉड और ख़ास करके सेक्सटॉर्शन के साइबर फ्रॉड्स प्रचलन में हैं। जब लोगों को पता होगा कि ये जो तरीका है ये मॉडस ऑपरेंडी एक तरह का फ्रॉड है, तो लोग इससे अपने आप बच सकते हैं। मैं आप लोगों को 3-4 तरह के इंपॉर्टेंट सेक्सटॉर्शन की ही मॉडस ऑपरेंडी बताने वाला हूँ। अगर इस तरह के कोई भी केस आपके सामने आए या आपके नॉलेज में रहें और अदरवाइज़ भी आप उसको प्रचार प्रसार करें। एक जो सबसे कॉमन है और जो बहुत ज़्यादा होता है वो है जिसमें एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आती है और उसमें एक वीडियो चलने लगता है, एक न्यूड वीडियो चलता है और उसमें जो रेसिपिएंट होता है, जो आदमी फ़ोन उठाता है, उसकी फ़ोटो आ जाती है, उसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है, वीडियो ले लिया जाता है और उसके बाद उसे सेक्सटॉर्शन के कॉल आने लगते हैं। कॉल आने में कुछ कॉमन पैटर्न है, जो 3-4 पैटर्न है वो उसमें वो बोलेंगे कि हम दिल्ली क्राइम ब्रांच से हैं या मुंबई क्राइम ब्रांच से हैं और उसके बाद वो पैसे की डिमांड करते हैं या फिर फ़ोन करते हैं कि हम YouTube से बोल रहे हैं और आपका वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो मैं YouTube की तरफ से बोल रहा हूँ और आप हमको पैसे दीजिए तब आपका वीडियो अपलोड नहीं होगा। एक अगला, ये एक बहुत ही कॉमन है। उसके बाद जो अगला एक कॉमन सेक्सटॉर्शन जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि जिसमें ये लोग कुछ फ़ोटोज़ आपकी मॉर्फ करने के बाद एक फेसबुक का या एक ट्विटर का एक सैम्पल पोस्ट बना लेते हैं और उसके बाद उस पोस्ट का एक स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि हम इसको पोस्ट कर देंगे अगर आप हमें पैसा नहीं देंगे और इसलिए आप हमको पैसा दीजिए और अदरवाइज़ हम ये पोस्ट कर देंगे। इससे कई बार लोग पैसा देने पे विवश हो जाते हैं। एक और कॉमन मॉडस ऑपरेंडी जो आजकल काफ़ी कॉमन है उसमें ये है कि वो आपको फ़ोन करते हैं और अगर आप किसी भी ब्यूटी पार्लर में या स्पा में जाते हैं तो वहाँ के कैमरेज देखते हैं ये लोग और उसके बाद आपको ब्लैकमेल करते हैं कि आप उस स्पा में जाते हो, आप वहाँ पे गलत काम करते हो, हमें आपके खिलाफ गलत काम करने की सूचना मिली है और खुद पुलिस वाला बनकर, कोई क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बनकर ये लोग फ़ोन करते हैं कि आपने उस स्पा में गए थे, आपके साथ आप ये गलत काम वहाँ पे करते हैं, इसलिए आप हमको पैसे दीजिए। ये 3-4 तरीके ऐसे हैं जो आजकल बहुत ही कॉमन है। इसमें मेरा एक जो जनरल सजेशन है सभी लोगों को वो ये है कि कभी भी किसी भी तरह के एक्सटॉर्शन में मत आएँ। अगर आप पैसे दे भी देंगे तो उससे इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती कि वो लोग पोस्ट नहीं करेंगे या अगली बार पैसे नहीं मांगेंगे। तो पैसे देना कभी कोई सोल्यूशन नहीं होता है, पुलिस के पास आना सोल्यूशन होता है और इसकी कंप्लेंट करना सोल्यूशन होता है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई केस बनता है कि आपको कोई ऑडियो या वीडियो कॉल आ गई, आपकी फ़ोटो रिकॉर्ड हो गई या आपकी फ़ोटो मॉर्फ हो गई, आप तुरंत पुलिस के पास आएँ। जनरली ये फ्रॉडस्टर्स अपलोड नहीं करते हैं कुछ, क्योंकि अगर इन्हें अपलोड करेंगे तो इनके ऊपर एक्सटॉर्शन का मुकदमा लिख दिया जाएगा। ये लोग डराते हैं और ये लोग भय पैदा करते हैं जिससे ये लोग पैसे ऐंठ सकें। तो आप पुलिस के पास तुरंत आएँ और पुलिस को सूचना दें ताकि इस अपराध से आपको पता लगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे लगातार केस आते हैं और हमें पता होता है ये एक तरह का फ्रॉड है। तो हमारे एक्सपीरियंस को आप लोग यूज़ करें और अपनी समस्या आकर बताएं, पुलिस आपकी सहायता ज़रूर करेगी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी तरफ से कही गई और मुझे लगता है कि ये टिप्स ज़रूर काम आएगी उन लोगों की जो सुनना चाहते थे, जानना चाहते थे कि इस तरीके के सेक्सटॉर्शन रैकेट से किस तरीके से बचा जा सकता है। और इस बीच बाल सिंह राजपूत जी भी चूंकि हमारे साथ बने हुए हैं, महाराष्ट्र पुलिस साइबर सेल के डीसीपी हैं। सर, आपसे भी यही चीज़ें, ये तमाम बातें जानना चाहेंगे। और एक ये जो डर लगातार उन लोगों में बना रहता है कि हमारी बदनामी हो जाएगी अगर हमने बता दिया कि हम इस तरीके की किसी जाल से बन गए, क्योंकि ये एक मिथ भी है कह लीजिए या फिर ये एक तरीके की सच्चाई भी है कि ये माना जाता है कि आपने पॉर्न साइट्स देखी होंगी, आप इस तरीके की किसी साइट पर गए होंगे या आपने किसी ऐसी वेबसाइट का इस्तेमाल किया होगा जिसमें अंतरंग बातें आपने की या तस्वीरें आपने देखी, इस वजह से आपका डेटा लीक हुआ और फिर किसी ने आपको सेक्सटॉर्शन के रैकेट में फंसा लिया। तो कहीं ना कहीं बदनामी का डर होता है, इसलिए भी क्या लोग पुलिस के पास जाने से बचते? आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जो इकोसिस्टम है वो कैसे ऑपरेट करता है, इनको टेक्निकल सपोर्ट कैसे मिलते हैं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो है कि ये सेक्सटॉर्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो उनको मोबाइल डिवाइसेस लगते हैं, लैपटॉप मिल लगता है, बोगस सिम कार्ड लगते हैं, बोगस बैंक अकाउंट्स लगते हैं और कुछ लड़कियों के वीडियो लगते हैं जो अनड्रेस कर रही है और
ये विक्टिम जो है जिनको कॉल करते हैं उनके मोबाइल नंबर लगते हैं। उसके बाद में एक एप्लीकेशन व्हाट्सएप का और पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए जो मर्चेंडाइज एप्लीकेशन रहता है कि तुरंत नए नंबर पे आप UPI का जो फैसिलिटी है वो चालू कर दो करके। तो ये उनका टेक्निकल सपोर्ट है ये लगता है। इसमें से अगर हम देखें तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। हमको लगता है कि सेक्सटॉर्शन करने वाले लोग इक्का दुक्का काम कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है। इसमें कॉल करने वाला जो ग्रुप रहता है इनके पास में पहले डेटा आता है, तो डेटा आने के बाद में ये व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक के जरिए या इंस्टाग्राम के जरिए पहले विक्टिम को हाय हेलो करते हैं। और हाय हेलो करने के पहले की तैयारी रहती है कि एक अच्छा लड़की का फ़ोटो लगा के रखें और उस प्रोफाइल से आप जो प्रोबेबल टारगेट है, नॉर्मली प्रोबेबल टारगेट इस टाइप के केसेस में ये 30 साल से 60-70 साल के आसपास के जो पुरुष रहते हैं इन्हीं को टारगेट किया जाता है। और ये मैसेज करने के बाद में जैसे ही सामने वाले का रिस्पांस आता है उसी हिसाब से शाम के वक्त में या रात के वक्त में उनको डायरेक्टली वीडियो कॉल जाता है। जैसे वीडियो कॉल जाता है, अनड्रेस होती है सामने वाली लड़की, लेकिन वो लड़की वहाँ पे रहती नहीं है। उन्होंने इस टाइप से 2 मोबाइल का अरेंजमेंट किया रहता है कि पहले वाले मोबाइल के वीडियो कैमरे से दूसरे वाला मोबाइल का सिर्फ स्क्रीन देखा जाए, इस टाइप का अरेंजमेंट रहते हैं। और क्रिमिनल खुद उससे बात करते रहता है एक लड़की की आवाज में। जितने भी हमने क्रिमिनल पकड़े हैं उसमें एक ही लड़की शामिल नहीं थी, जितने थे लड़के ही थे और इस टाइप के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। ये पहला ग्रुप रहता है। दूसरा रहता है जो मेनली सिर्फ बैंक अकाउंट जो है बनावट डॉक्यूमेंट्स और दूसरे लोगों के डॉक्यूमेंट के नाम पे बैंक के अकाउंट निर्माण करना और जो मोबाइल सिम कार्ड से वो प्रोक्योर करना। तो मोबाइल सिम कार्ड और बैंक अकाउंट प्रोक्योर करने वाली एक गैंग रहती है। उसके बाद में जो पैसे रात भर जो पैसे अलग अलग अकाउंट्स में लेते हो उसको निकालना और अलग अकाउंट्स में लेयरिंग करना। तो लेयरिंग करने वाली, विड्रॉल करने वाली उनकी गिरोह रहता है जो उसी गैंग का पार्ट रहता है। रात भर सारे ATMs वो जाते हैं, वहां से कैश विड्रॉ करते हैं। अलग अलग जो अकाउंट है जो उस दिन हर दिन के लिए नया अकाउंट यूज करते हैं या 2 दिन के लिए अलग अकाउंट यूज करते हैं, उसमें लेयरिंग करते हैं और विड्रॉल करते हैं। और एक जो गैंग रहती है वो रहती है सिर्फ डेटा प्रोक्योर करने वाली। तो अलग अलग जो डेटा बेचने वाले लोग हैं जिसमें जैसे मान लीजिए कि स्पा का डेटा है, कार खरीदी का डेटा है, ऑनलाइन मीडियम से जो डेटा ब्रीचेस होते हैं वो डेटा सारा इकट्ठा करते हैं, उनसे फिल्टर करते हैं कि कितने पुरुष है, क्या एज ग्रुप है और उसी डेटा को बेचते। तो एक गिरोह रहता है। तो इस टाइप से अलग अलग गिरोह है जो एक मेक के संधान में रह के ये काम करते हैं। एक क्रिमिनल सिंडिकेट है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है। सर, और माफी के साथ मैं संक्षिप्त में आपसे जवाब भी ये चाहूंगी कि क्या इनके डेटा पर चोट नहीं की जा सकती? क्योंकि अगर डेटा ही इनकी लाइफलाइन है तो अगर इनके डेटा पर चोट कर दी जाए तो क्या कहीं ना कहीं कुछ मतलब राहत मिल सकती है? ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट सुझाव है कि जो डेटा है जो बेचा जा रहा है उसी के ऊपर में अगर हम लोग ये कसते हैं, अपना इन्फोर्समेंट कसते हैं तो ज़्यादा हम लोग प्रिवेंशन कर पाएंगे कि ये केसेस का। लेकिन इसमें जो इकोसिस्टम है या डिफरेंट जो इंटरमीडिएटरीज है इनकी प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अभी लागू हुआ है, तो इसमें बहुत सारी जो इंटरमीडिएटरीज है, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है जिनका डेटा ये लोग ब्रीच होने के बाद में यूज करते हैं, उसमें थोड़ी नकेल कसी जाएगी। जी बाल सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर जुड़ने के लिए आपका, और इन महत्वपूर्ण सुझावों के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर राजेश पंत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व साइबर सिक्योरिटी संयोजक रह चुके हैं। सर, इस बीच आपसे ये जानना चाहूंगी, पॉलिसी लेवल पर बात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। क्या पॉलिसी में सर फ्लॉज रहे हैं जहां तक हम साइबर की बात करते हैं? क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर हमें जरूरत है इस पर विचार करने की, विमर्श करने की कि सेक्सटॉर्शन का जो ये पूरा गोरख धंधा चल रहा है ये बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है और इसके टारगेट पर बहुत सारे लोग हैं। प्रतिमा, सबसे पहले तो TV9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को नमस्कार, और आपकी चैनल को पर्टिकुलरली बहुत बहुत बधाई कि ये मिशन जो आपने लिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है।
अभी तक हमने सुने हैं, केसेस सुने हैं, पुलिस का नज़रिया सुना है, लीगल एक्सपर्ट से सुने हैं। मैं एक आपको अलग सिस्टम व्यू देना चाहता हूँ, और वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत इसमें मेहनत करी है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया है, गृह मंत्रालय में रीजनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर्स बनाए हैं, साइबर क्राइम सेल्स बनाए हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में इंस्पेक्टर तक लोगों की ट्रेनिंग करी है। लेकिन फिर भी ये साइबर क्रिमिनल जो है, इसको डर क्यों नहीं है, ये मैं ये सवाल को एड्रेस करना चाहता हूँ। और उसकी वजह ये है कि उसमें 4-5 चीज़ें हैं जहाँ एक सिस्टम का करेक्शन ज़रूरी है। सबसे पहला मैं लेता हूँ टेलीकॉम सेक्टर। एक रिसेंटली क्रिमिनल पकड़ा गया है ईस्ट में, जिसके पास 22,000 सिम्स मिले हैं। 22,000 बाल्टियों में भरे हुए थे, उसको गिनने में करीब 10 घंटे लगे हैं। वो कैसे आए उसके पास 22,000 सिम, जबकि ऑफिशियली एक आदमी जो है उसके पास 9 सिम से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये जो सिस्टम है टेलीकॉम का, कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है वो सिम कार्ड जो है वो अपने डीलर्स और फ्रेंचाइजीज को देता है। एक क्वार्टर में हमारे देश में 20 मिलियन सिम कार्ड्स जो हैं इंपोर्ट हो रहे हैं, ज़्यादातर चाइना से आ रहे हैं, और जो नंबर ऑफ यूज़र्स बढ़ रहे हैं वो 1 मिलियन है। तो हर एक क्वार्टर में 19 मिलियन सिम कार्ड्स कहाँ जा रहे हैं? तो इसके पीछे ये है कि जो डीलर है उसको, अगर आप उसके पास जाएं, उसको कहें कि मुझे रिन्यू करना है अपना नंबर, तो रिन्यू करने के उसको 30 रुपये मिलते हैं। अगर वो नया सिम देता है तो उसको 300 रुपये मिलते हैं। तो कहता है सर रिन्यू क्यों कर रहे हैं, मैं आपको दूसरा नया सिम देता हूँ, नंबर पोर्टेबिलिटी तो आजकल है ही, नंबर वही रहता है। तो ये लोग जो हैं सिम कार्ड जो हैं ये बिना सोचे और बिना वेरिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया आधार भी अभी वेरीफाई के लिए यूज़ नहीं होगा। तो सिम कार्ड्स जो है, ये जो इलीगल सिम कार्ड्स हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इनको डर नहीं है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे जी। दूसरा जो फैक्टर है वो है ये पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है, पुलिस मुझे पता है, लेकिन इंटर स्टेट एस्पेक्ट्स अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, FRI दर्ज कराना, जो अगर FIR कोई दर्ज करा दे तो वही बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी 0 FIR का जो नया वाला CRPC आ रहा है उसमें बात होगी कि आप कहीं भी FIR करें तो उसका रिकॉग्निसेंस लिया जाएगा। तो इंटर स्टेट इशूज़ हैं, लैक ऑफ ट्रेनिंग भी है इसमें, इंस्पेक्टर लेवल तक सारे ट्रेंड नहीं हैं, बहुत सारे ऑफिसर हैं जो कि अच्छे हैं, लेकिन सारे इंस्पेक्टर ट्रेंड नहीं हैं। तीसरा है हमारा लीगल और जुडिशरी सिस्टम। प्रोसिक्यूशन रेट जो पूरे साइबर क्राइम का है, जो कि अभी आपके DGP अशोक कुमार जी ने बोला कि करीब 10 लाख केसेस पूरे साल में हो रहे हैं, प्रोसिक्यूशन रेट इज लेस देन 1%। 1% से कम लोग को पनिशमेंट दिया जा रहा है। ये क्यों है? इसके भी वेरियस एस्पेक्ट हैं कि सारे बेलेबल ऑफेंसेज हैं, आप ये उनको बेल मिल जाती है, वापस जाते हैं, पूरा डिजिटल एविडेंस अपना मिटा देते हैं जी। उसके बाद जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम का है, ये जो इंटर बैंक की इश्यूज हैं, वीकेंड में ये लोग रिंग करते हैं, कॉल करते हैं, जबकि हेल्पलाइन जो है ज़्यादातर इतना सपोर्ट नहीं होता है वीकेंड में। UPI सिस्टम जो यूज़ हो रहा है उसका कौन है रेगुलेटर? बैंक का तो रेगुलेटर है आपका RBI, बट UPI का कौन है रेगुलेटर? और फिर फेक अकाउंट्स हैं, म्यूल अकाउंट्स हैं, वर्चुअल अकाउंट्स हैं। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम जो है, जब तक हम ये पूरे सिस्टम को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ये क्रिमिनल्स जो हैं ये पकड़े नहीं जाएंगे। पहले 400 हॉटस्पॉट विलेजेस थी, कल मैंने चेक किया, कहते हैं अभी 600 गांव हो गए हैं हॉटस्पॉट्स। तो ये बढ़ता ही जा रहा है, बहुत सीरियस इश्यूज है, और ये सब एस्पेक्ट्स में हमने एड्रेस करना है, इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड अवेयरनेस, जो कि किसने कहा है कि बहुत ज़रूरी है। आप गाड़ी खरीदते हैं, बिना लाइसेंस के आप चला नहीं सकते हैं, लेकिन हाथ में अब आपके सबको मोबाइल फ़ोन दे दिया है और आपको बताया नहीं है कि इसमें क्या कमियां हैं, कैसे आपने इसके सेफ्टी मेजर्स यूज़ करते हैं जी। तो ये सारे कुछ इश्यूज हैं, मैं सोचता हूँ, जो कि एड्रेस करने लायक हैं, और सब ने मिलकर काम करना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश पंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमारे सामने रखने के लिए। इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में भी बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। NS तप्पई नई मैम हमें लगातार ज्वाइन की हुई हैं। आपसे जब इससे पहले बात हो रही थी तो हम लीगल एस्पेक्ट्स पर भी बात कर रहे थे कि कानूनी पहलुओं की अगर हम बात करें तो क्या कुछ ऑप्शंस उन तमाम लोगों के सामने हैं जो इस जाल में पहले ही फंस चुके हैं, अगर उनकी बात करें तो? हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादातर जब भी हमने केसेस हैंडल किए हैं वो समय पे ऐसे लगता है कि विक्टिम्स को लग रहे हैं कि उनका तो कानून के अंदर कुछ रेमेडीज़ नहीं है, और उनको तो ये भी लगता है कि जब भी वो कुछ कंप्लेंट दर्ज करने के लिए जाते हैं तो पहले उनको अपने आप तो कुछ कंप्लेंट मतलब पुलिस तो उनके ऊपर ही कंप्लेंट लगा देते हैं कि आपने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, के सवाल पूछते हैं, तो वो थोड़ा उसमें डर जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सभी विक्टिम्स को एक चीज़ जो मेहमान लोग जो मैं पहले बात किए थे
उन्होंने तो बार बार आपको तो वार्निंग दे चुके हैं कि आप ब्लैकमेल एक्सटॉर्शन का तो आप विक्टिम बन गए, पैसा दे चुके हैं, तो ये मत सोचिए कि प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, वो बस बढ़ते जाएगा, क्योंकि क्रिमिनल को पता चल जाता है कि इनसे तो पैसा मिलेगा, तो वो बार बार आपके पास आएगा और अमाउंट भी ज़्यादा बढ़ते जाएगा, प्रॉब्लम भी बढ़ते जाएगा। तो जो भी ब्लैकमेल के लिए तो जो भी मांग रहे हैं तो वो देने में आपका प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगा। कानून की मदद ले लीजिए, पुलिस पे भरोसा रखिए। वो लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ता है पहले पता करने के लिए कि कौन सा क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, क्रिमिनल ऑफेंस हुआ कि नहीं, और फिर वो लोग आपकी इन्फॉर्मेशन जैसे क्लियरली आप बता रहे हैं उसके हिसाब से वो एफआईआर दर्ज करेंगे और इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे जी। इसीलिए शुरुआत के लिए तो ये पता होना ज़रूरी है कि आईपीसी के अंदर एक्सटॉर्शन के लिए तो ऑफेंसेस है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे केसेस में। आईटी एक्ट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट करके जो है उसके अंदर भी केसेस है जहाँ पे तो न्यूड या सेमी न्यूड इमेजरी वीडियोस हो सकते हैं, फ़ोटोज़ हो सकते हैं, उसको तो डिसेमिनेट करने में मतलब शेयरिंग करने में या थ्रेटन करने में ऐसे अपलोड कर देंगे, ये सब बोलने में भी ऑफेंस होते हैं जी। ये एक चीज़ आपके परमिशन से मैं ये बोलना चाहती हूँ, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चलता है, इसीलिए मैंने ये पुस्तक लिखी थी सैसी टेल्स साइबर क्राइम स्टोरीज एंड द लॉ। अभी बहुत जल्दी हिंदी में भी आ जाएगा ये पुस्तक में सिर्फ ये कहानियाँ नहीं लिखी हूँ कि कैसे कैसे सेक्सटॉर्शन हो सकते हैं, हमने तो ये भी लिखे हैं शायद पहले आपको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, ये सब जाल में फंसना नहीं चाहिए। शायद फंस गए तो कानून के अंदर आपका रेमेडीज़ क्या है, आप कैसे तरीका ढूंढकर आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं जी। तीसरे चीज़ प्रिवेंटिव मेजर्स करके बोलते हैं, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट में प्रज्वला का केस हुए थे, अभी अभी ख़त्म हुए हैं, उसमें तो मेनली इंफॉर्मेशन ये जैसे वुमेन के ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, उसका तो जो इमेजरी ऑनलाइन डाल देते हैं या बच्चे लोगों के अगेंस्ट ऑफेंसेस का इमेजरी जो ऑनलाइन डाल देते हैं उसको तो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे करके, कानून तो एक तरफ काम करेंगे मगर ज़्यादातर विक्टिम्स क्या चाहते हैं उसको तो तुरंत डाउनलोड टेक डाउन करना चाहिए, बिल्कुल वो इमेजरी ऑनलाइन नहीं होना चाहिए करके। वो प्रज्वला के बाद इंटरमीडिएट गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट में लेकर आए हैं उसमें ऐसे सेक्सटॉर्शन का केसेस के लिए भी एक बहुत सिंपल तरीके दिए हैं कि आप लोगों को जो भी प्लेटफॉर्म में ये अपलोड हुए हैं वो प्लेटफॉर्म को आप लिखेंगे तो 24 आवर्स के अंदर वो प्लेटफॉर्म को वो कंटेंट को निकालना चाहिए, 24 आवर्स मैक्सिमम जी। तो आप ब्लैकमेल में मत फंसिए, फिर लाइफ भर आपको परेशानी में अटकना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम। इस बीच कनिष्क भी हमारे साथ हैं। कनिष्क, इसके पहले हम बात कर रहे थे और आपने एआई का भी जिक्र किया, उस पर अपनी बात जरूर रखिएगा, लेकिन एक सवाल यहाँ पर है कि इंटरनेट की अनार्की को कैसे खत्म किया जाए। इंटरनेट आज हर एक के फ़ोन में है और जैसे ही आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना डेटा आपने हर किसी को दे दिया है और इसी का इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो रहा है, आपके हमारे निजी जो भी हमारा डेटा है, हमारी जानकारी है, उसका इस्तेमाल करते हुए और फिर शायद इसी तरीके से एक्सटॉर्शन हो रहा है। बिल्कुल, सबसे पहली बात समझने की आज हमारे देश में एक नया पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ आ गया है। तो अगर आप किसी से अपना डेटा शेयर कर रहे हैं उसको आपसे कंसेंट लेना होगा। कंसेंट किस चीज़ का लेना होगा? अगर आपकी वो PII ले रहा है, जिसे कहते हैं पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। PII क्या होती है? आपके फिंगरप्रिंट, आपका रेटिना स्कैन, आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स। तो उसको ये इन्फॉर्मेशन लेने से पहले आपसे कंसेंट लेनी पड़ेगी। अब कंसेंट लेने के कई तरीके हैं। एक अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन कंसेंट लेंगे, और अगर वैसे कर रहे हैं तो हाथ से आपसे साइन करा के वो कंसेंट लेंगे। फिर ये इन्फॉर्मेशन को वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, कि किसी और को दे रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो 250 करोड़ तक की पेनल्टी उनको लग सकती है। तो इसके बाद हमें एज कंज्यूमर सचेत होने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि हमें अपना डेटा सबके साथ शेयर नहीं करना है। आप कहीं भी जाते हैं अपना फिंगरप्रिंट ऐसे मत लगाइए। अभी हमने देखा कि ये मेवात वाले केस में ही
कई बार फिंगरप्रिंट लगाया गया, लोग अपने आधार कार्ड ऐसे ही दे देते हैं और वही आधार कार्ड जो है फॉल्स सिम और नए सिम लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं। 100 रुपये, 200, 500 रुपये में लोग अपने आधार कार्ड दे देते हैं, अपने फिंगरप्रिंट स्कैन दे देते हैं, जिसके द्वारा ये इतने ज़्यादा जो राजेश पंजी ने बताया सिम प्रिक्योर किए जा रहे हैं वो है। जो आखिरी बात है वो समझने की है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये जो कॉल्स आती हैं इसमें कई बार जो विक्टिम है वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं होता है, उसकी जो पिक्चर होती है या वीडियो होती है उसको मॉर्फ किया जाता है। अब वो मॉर्फ कैसे किया जाता है? आज की तारीख में ऐसी बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जिनको कहते हैं हम डीप फेक और डीप न्यूड ऐप्स। वो आप ही की बॉडी पार्ट को चेंज करके ऐसा प्रतीत कराएंगे कि आपको लगेगा बिल्कुल आप ही की फोटो है। और ये क्या करते हैं, आपकी फोटो सोशल मीडिया से उठाएंगे, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से उठाएंगे, आपके फेसबुक अकाउंट से उठाएंगे। क्यों उठा पाते हैं? बिकॉज आपने जो अपने अकाउंट है उनको पब्लिक किया हुआ है, कोई भी आपकी फोटो डाउनलोड कर सकता है। तो आपको क्या करना है कि अपने जितने भी इंस्टाग्राम के या फेसबुक के अकाउंट है उनको जाके लॉक करना है, ताकि कोई अनजान आदमी आपकी फोटो को डाउनलोड ना कर सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी भी आप इस टाइप की शिकायत आपके के पास आती है या आपके किसी जानने वाले के साथ होता है या आपके साथ होता है, तो जो MHA की साइबर क्राइम की हेल्पलाइन है cybercrime.gov.in, उस पर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। और ये जो है इंफॉर्मेशन आपके पुलिस के थाने के पास ऑटोमेटिकली MHA पहुंचाता है। और हमारे पास साथ जैसे एक ब्रिलियंट साइबर एक्सपर्ट शक्ति अवस्थी जी हैं, इनके पास कंप्लेंट जाती है, फिर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो हमें अपने मन से डर निकालने की ज़रूरत है कि हमारे साथ कोई हमें एक्सटॉर्ट करना चाहता है या हमसे पैसे निकालना चाहता है। जब ये हम डर से दूर हो जाएंगे तब हम इसको फाइट कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। और चूंकि शक्ति जी का जिक्र किया तो एक सवाल मैं आखिर में आपसे पूछना भी चाहती हूँ। शक्ति जी, कोई तस्वीर अगर हम कहीं पर अपलोड कर देते हैं और वो अनजाने में अपलोड हो रही है, चाहे हमने की और तुरंत हमें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि हाँ हमें इसे हटाना है, और हमें इस बात का भी एहसास है कि हो सकता है कि जब तक हमने उसे अपलोड किया वो कई सारे लोगों तक पहुंच भी गई है, इस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है? इस गलती को सुधारने के लिए अगर आपने कोई आपत्तिजनक फोटो अपलोड कर दी है तो पुलिस के पास बताएं। हम लोग उसमें FIR करने के बाद और उसके अलावा भी हमारे मैनुअल इनपुट्स के सहारे जिन लोगों जो लोगों तक पहुंच सकती थी वहां से हटाने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद भी हम लोग मेल कर उसको जो हिस्ट्री है, जो गूगल के पास हिस्ट्री है, उससे भी हटवा सकते हैं मेल करने के बाद। सेकेंडली मैं कुछ जनरल टिप्स देना चाहूँगा लोगों को। वो जनरल टिप्स ये हैं कि एक तो जब भी आपको कोई व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आए अननोन नंबर से, तो उस वीडियो कॉल को मत उठाएं। अगर फिर भी किसी वजह से उठानी पड़ रही है आपको वीडियो कॉल, तो अपने फ्रंट कैमरे की जो फ्रंट कैमरा उस पर उंगली रख लें, पहले दूसरे का वीडियो देख लें, अपना वीडियो किसी को मत देखने दें। अगर आपको लगता है कि वीडियो सेफ है तब जाके वीडियो कॉल उठाएं। अदरवाइज एक जनरल रिकमेंडेशन है कि व्हाट्सएप की वीडियो कॉल्स अगर अननोन नंबर से उसको पिक ना करी जाएं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है 1930, उसको ज़रूर याद रखें। 1930 जैसे ही कोई साइबर फ्रॉड होता है आपके साथ, सबसे पहले आप 1930 नंबर को सूचना दें। आपका पैसा तुरंत जो भी आपने पेमेंट किया है वो फ्रीज हो जाता है। उसके बाद पुलिस जाकर उन लोगों को पकड़ सकती है जो लोगों ने ये हरकत करी है। तो इसीलिए 1930 को नंबर को जितना प्रसार कर पाए उतना अच्छा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए और ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो मिशन भारतवर्ष में ये तमाम जानकारी आपके लिए हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप समझ सके कि सेक्सटॉर्शन के इस गोरख धंधे से आप किस तरीके से बच सकते हैं। सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, जहां हम दोस्तों और परिवार से जुड़ सकते हैं, अपने विचारों और निजी जिंदगी के बारे में काफी कुछ साझा कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन तन्हाई दूर करने या स्ट्रेस घटाने के लिए आप जिन सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल करते हैं उसके जरिए आपकी जिंदगी में दाखिल हो जाता है सेक्सटॉर्शन का शैतान। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये इच्छाधारी शैतान कोई भी रूप ले सकता है, किसी सुंदर लड़की का, आकर्षक जॉब देने वाले एजेंट का या फिर एक दोस्त का। तो सवाल यह है कि आपके निजी और पेशेवर जीवन को तबाह करने वाले इस शैतान को कैसे पहचानें। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले आपको समझना होगा कि आखिर ये सेक्सटॉर्शन गैंग काम कैसे करता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ये शख्स सेक्सटॉर्शन गैंग के सदस्य हैं। नाम है वकील खान। न जाने ऐसे कितने ही वकील खान सेक्सटॉर्शन गिरोह चला रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर भारतीय
रोज इंटरनेट पर करीब 2 से 2.5 घंटे खर्च करता है। अगर आप भी इस लिस्ट में शामिल हैं तो वकील खान जैसे किसी सेक्सटॉर्शन गिरोह के सदस्य की नजर आपकी गाड़ी कमाई पर हो सकती है, क्योंकि ये जिस तरह से शिकार को अपने जाल में फंसाते हैं उससे बहुत लोग अब भी अनजान हैं। सेक्सटॉर्शन रैकेट के वकील से सुनिए कैसे ये भोले भाले लोगों को टारगेट करते हैं। ये अपना फोन है भाई, अब ये बताओ फोन कि मर्द का लेडीज का, इसमें कोई नाम तो लिखा नहीं होता कि भाई मर्द का है लेडीज का। अपन जेंट्स चला रहे हैं इसको, और आईडी पूरी लेडीज का पूरा। तो अगर दूसरे बंदे को मतलब फेसबुक में अपना कोई फ्रेंड है तो क्या समझेगा लेडीज है, ये होता ना। अपन दूसरे फोन से अगर उसको काटना चाहेंगे तो उससे पहले तो ये आप उससे फ्रेंडशिप बनाएंगे, भाई क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते, उसको बताएंगे कि अपन कहीं भी रहते कहीं भी रहते। जो भी अपन दिल्ली रहते हैं, क्या करते हो जी, ब्यूटी पार्लर में अपन काम करते हैं, परफेक्ट है। तो अगला बंदा क्या सोचा है, ओ यार फोटो भी है यार, अच्छी है, चल ठीक है वीडियो कॉल करते हैं, कर लो भाई। अपन कहते हैं कि तू वीडियो कॉल करेगा तो अपन सेक्स करेंगे। क्या करेंगे? सेक्स करेंगे। अच्छा जो भी चलो अपन करते नहीं है, मतलब ये प्रोसेस लंबा चलता है, अपन करते नहीं है ना, मतलब क्या बात मूल जाना होता है, अपन करते नहीं है। अपनी फर्जी पहचान पर सामने वाले को यकीन दिलाने के बाद शुरू होता है इस गिरोह का असली खेल। सेटअप पहले से तैयार होता है और धीरे धीरे अपने शिकार को ये ठगी के सांचे में उतारते हैं। अपन करते नहीं है, हाँ। लेकिन क्या है कि अपना आधा शरीर बंदे को दिखा देते हैं। ओके। वो वीडियो को उधर कॉल को कनेक्ट कर देते हैं, रिकॉर्डिंग चल जाती है, कनेक्ट कर देंगे फिर उधर। तो मतलब बंदे करेंगे वीडियो पे चैट से बात करते हैं, तो क्या समझेगा वास्तव में लेडीज दिखाते कैसे हैं, दूसरा मोबाइल पे दूसरे फोन को चला देते हैं, दूसरा फोन कोई भी ना उसको चला देते हैं। जो बंदा ने फंसाना होता है वो इस फोन में, ओके, उसको अपन वीडियो कॉल कर देंगे, दूसरी में वीडियो चला देंगे और ये फोन अपन उसके ऊपर लगा देंगे, क्योंकि वीडियो तो उधर चलेगी। भाई बंदा बोलेगा तो अपन कोई उधर रिस्पॉन्स नहीं देंगे अपनी तरफ से। तो मतलब जेंट्स से यार अपन क्यों नहीं है, सही बात है भाई। जो भी फिर फोन काट कर अपन तो जेंट्स चेक कर देंगे, फिर फुल सेक्स में करना तो करो, नहीं तो आप फोन मत करो, तो बंदा सेक्स ही करेगा। तो वीडियो में तो लड़की अपने सारे कपड़े उतारती है और स्क्रीन रिकॉर्डर उतारती है या कैसे। सेक्सटॉर्शन गिरोह के सदस्य से आपने एक बार सेक्स चैट शुरू की तो फिर आप इनके बनाए दलदल में धंसते चले जाएंगे और लुटा बैठेंगे अपनी गाढ़ी कमाई। वीडियो डाउनलोड हो जाती है, अच्छा। उसमें बताता हूँ, उसमें दूसरे फोन में वो वीडियो ऑटोमेटिक ही रहती है, जिसको अपन दूसरे बंदे को दिखाएंगे, उस बंदे को वो तो चलेगी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये दूसरे फोन में वीडियो चल रही है, अच्छा। और उसका रिकॉर्डिंग वीडियो अपलोड अपने फोन में आ जाता है, अच्छा। अपन जेंट्स है, फिर अपन उसको धमकी देते हैं भाई सीधी के लिए, अगर पैसे देने तो आपका वीडियो आप वाले करनी तो अपने उसको फिर दूसरे फेसबुक फ्रेंड वगैरह जो लेते हैं ना, सबसे पहले जब चालू होता है उनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो जी आप फेसबुक चलाते हो तो आपके जितने फ्रेंड है तो अपन अंदर से उसका स्क्रीनशॉट मारा, फिर उधर जाकर और स्क्रीनशॉट मारा, अगर तूने पैसे नहीं डाला तो ये फोटो मैं अपने फेसबुक पे अपलोड कर दूंगी, तेरे फ्रेंड को पता लग जाएगा, तो बिल्कुल पता लगेगा। अगर अपन तेरे व्हाट्सएप पे डालेंगे तो बिल्कुल पता लगेगा, उनको पता लगेगा। तो बंदा क्या करता है कि उसके कारण की वजह से कि भाई चलो ठीक है आप इसको काट दो, वो जब तक लड़की ही समझता है, उसको नहीं पता कि लड़का है, वो उसको नहीं तो लड़की ही रहेगी। आप इसको काट दो, आप इसको काट दो, नहीं तो मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, तो उसकी वजह से वो बंदा पैसे डाल देता है। एक बार सेक्सटॉर्शन के दलदल में फंसने के बाद अमूमन लोग सेक्सटॉर्शन करने वाले इन इच्छाधारी शैतानों के वश में आ जाते हैं और फिर ये अपने शिकार का जीना दू भर कर देते हैं, ब्लैकमेल करके उनको अपने इशारों पर नचाते हैं। कितना डिमांड करते हो पैसे? अब मैं आपसे 10,000 मांगू, अगर आपने 10,000 डाल दिए तो आप और भी डालो, मैं दोबारा डिमांड करूंगा। स्टार्टिंग में 2-3 हजार, अगर आप वही तो बात होती है ना, अगर मैं स्टार्टिंग में 10,000 मांगता हूँ आपसे, अगर आपने 10,000 डाल दिए तो मैं डिमांड आगे कर दूंगा, 50,000 चाहिए। अच्छा, टारगेट 50,000 का रखते हैं।
डाल दे तो कितना की भी हो सकता है। अभी क्यों? क्योंकि मतलब अगर आपने 5,000 डाल दिए तो अगर आप 5,000 डाल रहे हो तो क्यों डाल रहे हो? क्योंकि यार किसी को मेरी ये पता नहीं चल रहा है मेरे यार दोस्तों को क्या तूने ऐसा कर दिया। सही कह रहे हैं। अब मेन बात पता है क्या करेगा तू? बात तो तेरे यार दोस्त सुनेंगे तो तू क्या बोल सकता है? बता क्या जवाब देगा तू? पैसे देने के कारण, पैसे देने के अलावा तेरे पास और कोई चारा है ही नहीं। तू पैसे ही देगा। अगर तूने 10,000 दे दिया तो तू 1 लाख भी देगा। 1 लाख भी देगा। ये चीज है। तो ये काम होता है। एक बार आपने पैसे देने की भूल की तो फिर ये भूल आपको पूरी जिंदगी भारी पड़ती रहेगी। पूरा मेवात इस तरह के ठगों से भरा हुआ है। इस इलाके का बच्चा बच्चा आपकी जेब कतरने के सारे पैंतरे जानता है। तो यहाँ पर कौन कौन से एरिया में सब ये टट्टूबाजी वाला काम चल रहा है? अपन यहाँ से 300 किलोमीटर में सारा ये काम हो रहा है। पूरे मेवात में यही चल रहा है? बिल्कुल पूरा मेवात में पूरा ही हो रहा है। पूरा हर लड़का हर बच्चा बिल्कुल हर बच्चा हर लड़का ये काम कर रहा है। अच्छा, तो कितने कितने कम से कम? अरे यार मैं कह रहा हूँ 5-7 साल का बच्चा क्या उम्र होती है? कुछ भी नहीं होती ना। वो 2-3 लाख रुपए डलवाते हैं अपने खातों में। अच्छा। हाँ जिनकी उम्र आप ये देखोगे मतलब ये अरे यार तो बच्चा है जो जिनकी उम्र छोटा और बड़ा सीखने की है। हिंदी पढ़ना ना जाना बेकार है वो करने के सारा वही तुम बोल रहे हो। मतलब जो ये को आप ये बोले मतलब यार ये बच्चा इसने 45 लाख रुपए खींच ले। आप ताज्जुब कर जाओगे उस्ताद। संवाददाता उमेश पाटिल और फारूक नवाजी की रिपोर्ट। तो सेक्सटॉर्शन के इस रैकेट से मिशन भारतवर्ष में जो निचोड़ निकला है अब उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम दे रहे हैं सुधार की सलाह। बता दें आपको, ऐप के अधिकारों पर कंट्रोल जरूरी है और इसके साथ ही साथ साइबर के प्लेयर की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। साथ ही साथ सलाह नंबर 3, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सुरक्षा की गारंटी दे, ये जरूरी है। यूजर डेटा प्लेयर्स की मॉनिटरिंग की जाए, ये भी सुनिश्चित किया जाए। सलाह नंबर 5, साइबर रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए। इसके अलावा ऐप अप्रूवल एजेंसी बनाई जाए। इसके अलावा इंटरनेट प्रोवाइडर की जवाबदेही भी तय की जाए। इसके अलावा बैंक, इंटरनेट प्रोवाइडर, सोशल मीडिया ऐप्स की सेक्सटॉर्शन केस में जवाबदेही तय की जाए, ये बहुत जरूरी है।